ज्वाइन कर रहे हैं सलमान जावेद साहब। अफ़गानिस्तान और दीगर रीजनल और सिक्योरिटी इशूज़ पे बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। उनसे ईरान के इशू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान, आप ज्वाइन करें। सलमान, हम एक्सपेंशन देख रहे हैं इस वॉर में, जिसमें इमीडिएट एक्टर्स के अलावा दूसरे ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। ये डेटरेंस है, लेवरेज है या एस्केलेशन है? इसके पीछे आपको कोर ऑब्जेक्टिव क्या लगता है? देखें, जो सवाल आपका है इसके अगर हम कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक खामखा की जज्बातियत जो है वो पाई जाती है कि शायद ये जो वॉर है, जिसको हम शुरू में कहें कि एक अनजस्ट वॉर है ईरान के ख़िलाफ़, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो सही नहीं हुआ। इसराइल ने डेफिनेटली उसके ऊपर एक एग्रेशन दिखाई है। अमेरिकन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी एक बहुत एग्रेसिवली और बहुत ऑब्जेक्टिवली एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ईरान ने जो इस वक्त एक्सपेंशन ऑफ वॉर की है, यानी इसके बाद जो उन्होंने एस्केलेशन की है, जो एस्केलेशन लेडर उन्होंने ऑप्ट किया है जिस रूट को, उसके अंदर उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया। इस पर मैं पिछले 2-3 दिन से कहीं पे कुछ जगहों पे बात कर रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो है ये ईरान के हक में भी नहीं है, और ईरान के साथ जो दूसरे ममालिक साथ अरब ममालिक हैं, या इवन टूवर्ड्स अवर साइड जो कि साउथ एशिया या ऊपर सेंट्रल एशिया और चाइना की साइड है, इसके लिए भी ठीक नहीं है। हमारे साइड पे तो चले उन्होंने तो मिसाइल नहीं दागे, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के अंदर उन्होंने अपने नेबरिंग अरब कंट्रीज़ के अंदर बेदरेक मिसाइल दागे हैं। मेजॉरिटी ऑफ मिसाइल्स इसराइल को हिट करने के बजाय अरब इलाकों को हिट कर रहे हैं। और उसमें तोजी वो ये देते हैं जी कि वहाँ पे चूँकि बेसिस है तो लेजिटिमेट टारगेट, तो फिर उनको पहली बात तो ये कि वहाँ से कोई ऑफेंस नहीं हो रहा, वहाँ से कोई उनके ऊपर अभी तक मिसाइल नहीं दागे गए। लेकिन चले हम अगर उनकी बात को एज्यूम करके जी कि लेजिटिमेट टारगेट से उनको टारगेट करें, तो उनको टारगेट करें। वो होटल्स को, टूरिस्ट स्पॉट्स को, एनर्जी सोर्सेज को, रिफाइनरीज को हिट करें, जिससे ये नज़र आता है कि वो पूरे खत्ते को एक केओस के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर भी प्रेशर आता है जी कि दो ममालिक की तरफ से कि वो या तो पोजीशन वादे करे या फिर इस जंग का हिस्सा बने। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तो खैर एक बैलेंस डिप्लोमेसी की तरफ चीज़ को लेके जा रहा होता है। इस तरह साथ साथ बाकी जो उसके एलाइज हैं, चाहे वो तुर्किया है, चाहे वो कोई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाहे रशिया है, चाहे चाइना है फॉर दैट मैटर, या फार ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक हैं, इन सब का बयानिया जो पहले ईरान के साथ खड़ा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंज नज़र आता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ईरान की, जो आपका सवाल भी था, इनिशियली शायद इमीडिएट गोल्स के अंदर उन्होंने जैसे वेपनाइज किया स्टेट ऑफ हुर्मुज को भी, और स्टेट ऑफ हुर्मुज को अव्वल तो उनको वेपनाइज नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोग इस पर भी तवज्जो देते हैं कि जी आप उनके ऊपर बम्बारमेंट करें, आप उनके लोगों को मारें और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी बंद ना करें। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने से अमेरिका को क्या नुकसान हो रहा है या इसराइल को क्या नुकसान हो रहा है? ट्रम्प की अगर आप स्पीच देखें तो वो तो साफ कहते हैं जी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने से अमेरिकन को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को हो रहा है, नुकसान तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को हो रहा है। जो पेट्रोल बम हमारे ऊपर फोड़ा गया था, अभी उसके ऊपर खैर थोड़ी बहुत कमी आई है। वो आप देखें कि वो उसका उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट है इकोनॉमिक, जो हमें भुगतना पड़ रहा है। इसी तरीके से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जो पानियों तक आना था, गर्म पानी तक आना था, अगर ये खत्ता वॉलेटाइल रहेगा, इस खत्ते के अंदर स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा सिक्योरिटी का भी और इकोनॉमिक का भी। तो वो यहाँ क्यों आना चाहेंगे? एंड सेम गोज फॉर फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, जिनके ऊपर जिनका बहुत सलमान, ज़्यादा आगे बढ़ने इन्हिसार से पहले ये वाजे करें कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या एक्चुअली कोलेटरल डैमेज है जैसे कि आप कह रहे हैं? क्योंकि ईरान तो बार बार कहता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे अमेरिकन को निशाना बनाते हैं जहाँ वो हैं, या उनकी बेसिस को। तो ये उनका, दे आर वन ऑफ एवरी द अटैक इज़ रिलेटेड पार्टी। टू ईरान एंड इसराइल। देखें, दिस इज, दे आर वन ऑफ द पार्टीज एंड दिस इज देयर क्लेम। ठीक है, वो क्लेम कर रहे हैं, क्या वो क्लेम वेरीफाइबल है? क्या वो अरब ममालिक ने या किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स ने वेरीफाई किया है? वेरीफाई तो कोई भी नहीं कर रहा ना। इट मीन्स कि वो एक क्लेम कर रहे हैं, वो एक टारगेट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको ये क्लेम करते थे जी यहाँ पे हमें पता चला था अमेरिकन या जासूस है। भाई हर टूरिस्ट या हर बिजनेसमैन जो है वो कॉम्पिटेंट भी तो नहीं होता। तो आपने तो बेदरेक अगर लेट से कहीं भी गोरी चमड़ी देख के वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया है, तो इससे आपके मिलिट्री मकासद क्या हासिल हो रहे हैं? और उसका फ़ायदा उसमें किसको हो रहा है? फ़ायदा तो उन अनासिर को हो रहा है जो कि अरब ममालिक को और ईरान को बढ़ाना चाहते थे और इस पूरे खत्ते को वॉलेटाइल करना चाहते थे। दूसरा फ़ायदा जो है वो उनका ये हो रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ब्लॉकेट से जो एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो रहा है, उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो लेकिन कोई और सलमान, फिर अनासर। ईरान कर क्या सकता है? अगर कोलेटरल डैमेज भी कर लिया ईरान ने खुद अपने आप को बचाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो आइडिया था बंद करने का वो भी फ्लॉप है आपके मुताबिक, तो फिर ईरान क्या कर सकता है? अगर ईरान पे अटैक होगा, अगर उसकी मिलिट्री ब्रास को मारा देखें जाएगा, ईरानियंस उनको को, कमज़ोर किया जाएगा, व्हाट एल्स कैन दे डू? क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो अमेरिका के एलाइज हैं, तो ऑप्शन क्या है ईरान के पास? चुप रहना, देखें मरते रहना? कंट्रीज जो है वो अमेरिका के पार्टनर्स हैं, एलाइज नहीं है। ये फर्क होता है। तो पार्टनर तो हम भी हैं, पार्टनर्स तो और भी बहुत सारे लोग हैं।
पार्टनर्स जो होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि वो अमेरिकन मकासद, अगर मकासद को उन्होंने फुलफिल करना होता तो जितने ईरान ने मिसाइल दागे हैं, क्या उसके मुकाबले में ये मुस्लिम ममालिक मिसाइल नहीं दाग सकते थे? उन्होंने रिस्ट्रेन दिखाया है, और रिस्ट्रेन उन्होंने इसीलिए दिखाया है कि ये एस्केलेशन की तरफ ना जाए, बल्कि जो बेवकूफ़ी ईरानियंस कर रहे हैं अपने मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर, वो बेवकूफ़ी वो लोग ना करें। लेकिन उसमें से जाहिर है बहुत से लोगों का एक थ्रेशोल्ड है। आप अगर कुछ अरब ममालिक को देखें तो उनके अंदर ये एक बढ़ती हुई आवाज़ है कि आप जो है वो अब ईरानियंस के ऊपर अटैक करें, अदरवाइज आप जो है वो बिट्रे कर रहे हैं अपने कॉज को। लेकिन दूसरी साइड पे दूसरे अरब ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब है, जैसे कतर है, वो रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं कि हम इसको एस्केलेशन की तरफ ना लेके जाएं। तो ईरानियंस को भी हम उनको एक बड़ी प्रैग्मेटिक कॉम समझते हैं। हम समझते हैं उनकी एक बहुत एंशियंट सोसाइटी है, एक एंशियंट विजडम उनके साथ चल रही होती है। तो वो उसका कोई मज़र भी तो उनका सामने आना चाहिए ना, कि वो जाके बात करें अरब ममालिक के साथ कि यार ये जो लड़ाई हम लोग कर रहे हैं इसका ना हमें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा है, तीसरा फरीक अगर फ़ायदा ले रहा है सो लेट्स फॉर्म अप अ जॉइंट अलाइंस जिसके जरिए हम उस तीसरे फरीक को निपट सकें। लेकिन वो कहीं भी टेबल पे नेगोशिएशन के ऊपर आके फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है। और ये ज़ाहिर है खबर है, ये अंदर की आपको भी बहसीत जर्नलिस्ट पता होगा कि पाकिस्तान की कोशिशों को भी जो इस वक्त थोड़ा सा हिंड्रेंस आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। तो ईरानियंस जो हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलें, वो अरब ममालिक के साथ बातचीत करें, पाकिस्तान जैसे मीडिएटर्स के साथ वो बैठ के थोड़ी सी गुफ्तो शनीद करें, और उसके बाद अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे चलें और उसको वर्टिकल एंगल के ऊपर लेके जाए रादर देन हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल के ऊपर लेके जाके तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने एलाइज को लूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात बीच में रह गई थी कि उसको टेरिटोरियल वाटर तक तो वो अपना काम कर सकते हैं जो उनका अपना है। जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो कि मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉ के तहत चलते हैं, वहाँ जाके वो क्यों ब्लॉकेट्स कर रहे हैं? वहाँ जाके शिप्स को क्यों रोके? 2000 के करीब उन्होंने अभी तक शिप्स वहाँ पे रोके हुए हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ना सिर्फ ये कि एनर्जी बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी जो है वो लूमिंग है। तो सलमान, एक तूफान है ना सिंप्लीफाई जो कर दें, हमको एक 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 दो सवाल आपसे और करने कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हिंड्रेंस भी आ रही है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान ईरान की गारंटी दे सकता है, ईरान पाकिस्तान की गारंटी दे सकता है, लेकिन अमेरिका और इसराइल की गारंटी कौन देगा, जिसकी बुनियाद पे ईरान फिर ये हमले रोक दे, ईरान को लेटरल डैमेज ना करे, ईरान हरमज़ खोल दे? इसराइल के लिए तो पाकिस्तान मीडिएटर भी नहीं है, क्योंकि इसराइल को तो पाकिस्तान को स्टेट ही नहीं मानता। ये तो बड़ी बात क्लियर होनी चाहिए। सो दे आर नॉट एट द टेबल, ऑन द टेबल देयर आर पीपल, जैसे सऊदी अरब है, जैसे अरब ममालिक हैं। तो अरब ममालिक देंगे ना गारंटी अमेरिकन की। और मेरी इतलात के मुताबिक तो अमेरिकन आके जेडी वैंस तक आने को तैयार थे और आके बात करने को तैयार थे। दूसरी साइड से जो उनके साथ बैठने से इनकार किया गया है। तो फिर अगर इनकार किया जा रहा है, बात नहीं की जा रही, तो फिर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या जंग को ख़त्म नहीं करना चाह रहे? आप क्या खत्ते को दोबारा आग और खून की तरफ धकेलना चाह रहे हो? देखिए विशेष साइकिल जो है इस वॉर का, वो सिर्फ मिडिल ईस्टर्न थिएटर तक नहीं रहेगा। जो यहाँ पे भी बैठ के बड़े बड़े नारे मारे जा रहे हैं ना कि हम अमेरिका को और इसराइल को सफ़े हंसी से मिटा देंगे, 4 हफ्ते हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर सके। 13,000 से ज़्यादा अटैक्स ईरान सलमान, के ये ऊपर हो चुके हैं। बताइएगा क्या, तो हो क्योंकि गया। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत वैलिड है, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हनीफ अब्बासी ने भी एक बयान दिया है कि अगर ईरान की सारी लीडरशिप मारी गई है तो थोड़ा अगर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी बर्डन आ जाए तो खैर है। इस तरह की जो इमोशनैलिटी है इसको हमें थोड़ा सा कंपोज करके इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा आपसे बिल्कुल। आखिरी सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, अभी तो आप ये कह रहे हैं ना कि अभी उनका एक सिस्टम है जिसको वो चला रहे हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जब ईरान भी ये सोचने को मजबूर हो जाएगा और अमेरिका भी कि हम मज़ीद लड़ नहीं सकते? वो कौन से स्ट्रैटेजिक गेन्स हैं जो हासिल होना बंद हो जाएंगे और उसके बाद ही होगा? क्या क्या आप इमेजिन करते हैं? स्ट्रेटेजिक गेन की अगर आप बात करें तो स्ट्रेटेजिक गेन उनको अभी तक सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव और मीडिया के एंड के ऊपर है। ग्राउंड के ऊपर उनको क्या स्ट्रेटेजिक गेन हुआ है? बल्कि उल्टा मीडिया और नैरेटिव के अंदर भी अब देखें ना, कल तक मैं और आप ईरान के हक में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि हमें ये लगता था कि एक अनजस्ट वॉर उनके ऊपर इम्पोज की गई है, विच इज़ स्टिल द केस। हम अभी भी उस चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं। बट एट द सेम टाइम मैं और आप अब ऑब्जेक्टिवली इसको बात करने पे जिसे कहते हैं ना पुश हुए हैं कि भाई आपकी अनजस्ट वॉर का मतलब ये नहीं है कि आप अनजस्टली हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करें और अपने ही दोस्त ममालिक को, मुसलमान ममालिक को, अरब ममालिक को और साथ ही साथ अपने साउथ एशियन जो ममालिक हैं या फार ईस्ट के ममालिक हैं उनको मुसीबत में डाल दे। सो मच सो चाइना, जिसका 90% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो एनर्जी के मामला जो है वो हुर्मुज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी इस वक्त इस मसले के ऊपर जो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। हत्ता कि चाइना ने ये जवाब दिया, एक बयान दिया कि उन्होंने ये कहा है कि जी कि हम किसी मुल्क को ये हक नहीं देंगे कि वो इंटरनेशनल वाटर्स यानी हुर्मुज़ के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर कोई सरचार्ज या लीवी लगाए। इसका क्या मतलब है? वो ये मैसेज अमेरिकन को नहीं दे रहे, प्रिसाइजली सलमान, बस एक जुमला इससे बोल दें कि क्या जो अरब कंट्रीज़ हैं वो कॉन्फिडेंस में ले सकेंगी ईरान को कि आने वाले वक्त में जो मुसलमानों का भाईचारा है या इस रीजन का जो भाईचारा है जो आप बात कर रहे हैं वो फिर
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या लेंगे अरब कंट्रीज? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो ऑलरेडी लिए जा चुके थे जब चाइना ने एक वो करवाई थी, जिसे कहते हैं ना कि एक कज़िया ख़त्म कराया था सऊदीज़ का और ईरानियंस का, बहुत मशहूर वाक़या है। उसके बाद बल्कि चीज़ें आगे की तरफ जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की तरफ गई हैं तो एक तो अरब्स का जहाँ कसूर है, वहाँ पे ईरानियंस का भी कसूर है। सेकंड, अरब्स, आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या लें, वो अपने मंदूबीन भेज चुके हैं पाकिस्तान। वो राज़ी हैं बैठने को टेबल के ऊपर, वो अमेरिकन को ला के बिठाने को राज़ी हैं। उससे ज़्यादा वो सीबीएम क्या करें? तो अगर वो सीबीएम लेकर आ रहे हैं, वो अपने मंदूबीन को भेज ठीक रहे हैं, उनके फॉरेन ठीक मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान के साथ मुसलसल बात कर रहे हैं, तो ईरानियंस को भी तो उसी तरह फिर आगे बढ़ के हाथ मिलाना चाहिए ना ठीक उनके है, साथ। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।